तो स्वागत है आप सबका द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए मेंसुरेशन चैप्टर को हम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम बताए थे कि पूरे मेंसुरेशन को जो है कि दो पार्टों में बांट दिया गया है, 2D और 3D। 2D आकृति और 3D आकृतियों में बांट दिया गया है, जिसमें हम 2D की चर्चा कर रहे हैं। 2D की चर्चा करने के बाद से फिर हम 3D पे चलेंगे। नॉर्मली हम केवल चैप्टर के बारे में बेसिक चीजों को क्लियर कर रहे हैं, बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, जिसमें जो है कि हम आयत को समझ चुके हैं कि आयत किस तरीके की आकृति होगी, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे इसका विकर्ण निकालते हैं, कैसे जो है कि इसका अगर इस आकृति पे अगर बन रहा है रास्ता तो कैसे निकालते हैं। हम आयत, वर्ग और वृत्त को समझ चुके हैं, हम तीन आकृतियों को समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इससे पहले वाली वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। हम उसमें आयत, वर्ग और वृत्त से संबंधित कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे उसका परिमाप निकालेंगे, कैसे उसका परिधि निकालेंगे वृत्त में, और उस पे यदि कोई आकृति पे कोई रास्ता बन गया हो, रास्ता बाहर से बना हो, रास्ता अंदर से बना हो, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। हम नॉर्मली अभी केवल समझे हैं। क्वेश्चन जो है कि हम पूरा एक बार बेसिक समझेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम आज जो शुरू करने वाले हैं आयत, वर्ग और वृत्त के बाद से जो है कि हम चतुर्भुज को लेकर के शुरू करने वाले हैं। देखिए चतुर्भुज में हमको कौन कौन से चतुर्भुज पढ़ने हैं, हमको कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे तीन चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा समचतुर्भुज, फिर होगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और एक हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, हम तीन चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित रूप से ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम बेस पे, और यहाँ से लगभग हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है कि दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तक जो है कि बनने के चांस होते हैं, जिसमें से 2D के मान के चलिए कि एक से दो क्वेश्चन तय ही होते हैं। 3D में जो है कि एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन तक बन जाते हैं एग्जामों में। देखिए समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज की स्थिति कुछ इस तरीके से होती है, जब कोई आकृति इस तरीके का होगा, वर्गाकार, क्या बोल रहे हैं, वर्गाकार। इससे पहले हम वर्ग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बताए थे कि वर्ग वो आकृति होती है जिसकी भुजाएं जो है कि सभी समान होती है। यदि ए है तो ये चारों भुजाएं जो है कि ए होगा, सही है। जब वर्ग पे हम प्रेशर दे, अगर आप खुद सोचिए कि कोई वर्गाकार इस तरीके से है पेज, ये कोई आकृति है, यदि हम उस पर प्रेशर देते हैं तो अगर प्रेशर देंगे तो थोड़ा सा उसमें झुकाव आएगा, प्रेशर होगा तो निश्चित रूप से झुकाव आएगा ही। और जब ये झुकाव, जब जैसे ही हमको आएगा, जो जैसे झुकाव देखने को मिलेगा हमको, आकृति कुछ इस तरीके से बन जाएगी, बनेगा। झुकाव इधर हो सकता है, झुकाव इस साइड भी हो सकता है। तो झुकाव के कारण जो ये 90 डिग्री का कोण था, ये 90 डिग्री का जो कोण था, अब ये परिवर्तित हो जाएगा, कुछ अलग हो सकता है, जो भी हो, लेकिन इसकी भुजा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वर्ग जो है, अगर प्रेशर के बाद से झुकाव यदि उसमें आ जाता है तो वो जो है कि एक समचतुर्भुज बन सकता है, बन जाता है। और यहाँ पे इसके 90 डिग्री के कोण होंगे क्या? नहीं। समचतुर्भुज में जहां दो भुजाएं मिलती है वहां पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, या तो 90 से अधिक बनेगा या तो 90 से कम। जैसे यहाँ पे देखिए ये 90 से यहाँ से कम बन रहा होगा और यहाँ पे 90 से जो है कि अधिक बन रहा है। तो समचतुर्भुज में हम सीधी सी बात है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, सही है। भी चीजें हैं कुछ जो कि हमको ज्योमेट्री में जब हम पढ़ते हैं तो और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन यदि हम अर्थमेटिक्स को लेके चल रहे हैं तो नॉर्मली बस हम इतना समझें कि सभी भुजाएं समान होंगी। अगर इस कोने से लेकर के इस कोने को मिला दे तो हम कहेंगे कि इसका विकर्ण है, कोने मिलेगा। हम इसको कह सकते हैं कि ये जो होगा इस आकृति का क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ये इस आकृति का विकर्ण होगा। देखिए विकर्ण हम कैसे बना रहे हैं, यहां से लेकर के इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए, ये विकर्ण होगा।
तो ये भी तो विकर्ण होगा, बिल्कुल विकर्ण होगा, ये भी विकर्ण होगा। देखिए समचतुर्भुज में विकर्ण की जो है कि दो बनेंगे, किसी भी चतुर्भुज तीनों में देखिए इसमें भी दो दो बनेंगे। यहाँ जहाँ एक विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पे भी काटेंगे, यहाँ पे जो बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। हम बात कर रहे हैं समचतुर्भुज की, ध्यान दीजिएगा कि हम वर्ग से जो है कि समचतुर्भुज की तरफ बढ़ रहे हैं, झुकाव देते हुए, झुकाव देने पे ये बनेगा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल बनेगा, अगर इसके विकर्ण की बात करें, तो अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं विकर्ण 1 विकर्ण 2, या हम इसको बना देते हैं D1, और इस वाले विकर्ण को यदि हम मान लेते हैं D2, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा D1 गुणे D2 और बटे 2, यानी विकर्णों की गुणा करके अगर उसमें हम 2 से भाग दे दे तो हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम इसके क्षेत्रफल को जान सकते हैं विकर्णों को गुणा करके। अच्छा, विकर्ण एक तो क्षेत्रफल हम यहाँ पे पूछ दिए, और क्षेत्रफल बराबर आप बता दिए कि D1 इंटू D2 बटे 2, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विकर्ण गुणे विकर्ण बटे 2। और क्या हमको यहाँ से समझनी है कि ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी अगर इस तरीके से ये समचतुर्भुज बना हुआ है और इस तरीके से विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो ये बराबर बराबर क्षेत्रफलों में बढ़ जाता है। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, इतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, और उतना ही जो है कि क्षेत्रफल जो है कि इतना होगा। इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पे एक का क्षेत्रफल हमको पता चल गया तो हम 4 से गुणा करके जो है कि बराबर कर सकते हैं। अगर हम उसको A1 मान ले, इसको यदि हम A2 मान ले, इसको यदि हम A3 मान ले, और इसको यदि हम A4 मान ले, तो हम कह सकते हैं कि A1 जो होगा A2 के बराबर होगा, और ये बराबर होगा A3 के, और ये बराबर होगा A4 के। मतलब सीधी सी बात है कि सभी के क्षेत्रफल समान होंगे। तो हम यहाँ पे जहाँ कहीं भी क्षेत्रफल निकालना हो अगर समचतुर्भुज का, तो हम विकर्णों को गुणा करके 2 से हम भाग दे सकते हैं, क्षेत्रफल भागफल निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम परिमाप की बात करें तो परिमाप पे हम एक ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं अभी तक कि सभी भुजाओं का योग 2D आकृति में परिमाप बराबर बताए थे, सभी भुजाओं का योग ही जो होगा यहाँ पे परिमाप होगा। सही है। इसका मतलब हम यहाँ की इसकी भुजा जो है, यदि इसकी भुजा को हम A मान ले तो सभी A हो जाएगी, क्योंकि सम का मतलब ही होता है समान भुजा वाला कोई चतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज। तो यहाँ पे हम 4A कह सकते हैं, 4 गुणे A जो होगा इसका परिमाप हो जाएगा। इस तरीके से हम कहीं भी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक एक जो है कि चीजों को और बेहतर तरह से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम ये समझ रहे हैं कि आकृति क्या है, और आकृति के जो है कि कैसे जो है कि हम परिमाप प्रक्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज की बात से देखिए, एक चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है? तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके की आकृति होगी जो आयत पे प्रेशर दे करके जो है कि कोई झुकाव ला दिया जाए, ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, जिस तरीके से आयत में होता था कि आमने सामने की भुजा बराबर है, समांतर चतुर्भुज में भी जो है कि आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ये वाली भुजा जो है कि इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे जो है कि क्षेत्रफल बराबर जो बताएंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर देखिएगा आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है हम यहाँ से करेंगे आधार गुणे ऊंचाई से हम यहाँ इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आधार इसमें क्या हो सकता है? ये आधार होगा, और ये क्या हम इसको इसकी ऊंचाई बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तिर्यक है। हम इसकी ऊंचाई को हम वहीं बताएंगे कि जहां से सामने वाली भुजा से कोई लंब डाल दिया जाए, या सामने वाली भुजा की जहां दूरी हो, और ये जो भी दूरी हम ले रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो है कि इसकी ऊंचाई होगी। ठीक, इसकी हम यदि ऊंचाई को h1 मान ले, ठीक, और इसके आधार को यदि हम L मान ले, और यदि हम इसको B मान लेते हैं, तो इस भुजा से भी जो है कि इस भुजा की कुछ दूरी होगी। दूरी हम वैसी दूरी ले सकते हैं, देखिए नॉर्मली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भी दूरी होगी,
हम यहाँ से इसकी ऊंचाई नहीं बोल सकते। हम ऊंचाई तब बोलेंगे, हम उसको ऊंचाई बोल सकते हैं जहां से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता हो। जहां से, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से कहीं से भी बन सकता है। जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वही उसकी ऊंचाई होगी। यदि हम इसको मान लेते हैं कि h2 है, तो ऐसी कंडीशन में हम बता सकते हैं, अगर हम इस वाले ऊंचाई को लें h1 को, तो h1 की कंडीशन में आधार L बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि L गुणे h1 बोल सकते हैं, क्योंकि आधार यहाँ पे L था, ऊंचाई यहाँ पे h1 है, तो आधार गुणे ऊंचाई से हम इसका क्षेत्रफल आसानी से जो है कि निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ऊंचाई जो है कि आधार यहाँ पे B को मानते हैं, B को आधार मानने के कंडीशन में यहाँ की ऊंचाई जो दिख रही है वो h2 दिख रही है, तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं ना कि B गुणे h2, ये भी तो क्षेत्रफल है। बिल्कुल है, मतलब किसी तरीके से आधार और इसकी ऊंचाई को गुणा कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि L गुणे h1 ये बराबर होगा B गुणे h2 के। L गुणे h1 ये बराबर होगा B गुणे h2 के। हम इस तरीके से इसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर परिमाप की बात करें, यहाँ पे परिमाप की अगर बात करें, और यदि हम इसकी चौड़ाई को B मान लिए हैं और इसकी लंबाई को L, तो यहाँ भी परिमाप बराबर 2L प्लस बी ही बनेगा। क्यों? अभी जो हम आयत में सीख रहे थे कि 2L प्लस बी, L प्लस बी, 2L प्लस बी क्यों होगा? क्योंकि दो L जो है कि है, यानी समान लंबाई इसकी है, जितनी इतनी इतनी है, जितनी इसकी चौड़ाई उतनी जो है कि इसकी चौड़ाई है। परिमाप बराबर हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक इसी तरीके से देखिए, जब क्वेश्चन कराएंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले हम बेसिकली जो है कि चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद से एक चतुर्भुज होगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरीके से होगी, देखिएगा। सही है, ये समलंब चतुर्भुज होगा। क्या ऐसे भी बना सकते हैं? समलंब चतुर्भुज जो है कि कुछ इस तरीके से भी बनता है, इस तरीके से बना हो, ये भी समलंब चतुर्भुज है, हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल हम बताएंगे, यहाँ जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, यहाँ हम इसको कर दें गुणे h। देखिएगा, क्षेत्रफल बराबर हम क्या बोल रहे हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे h। इसका मतलब हम कह सकते हैं, मान लीजिए इसकी लंबाई अगर हम ले लेते हैं कि a है, इसकी लंबाई जो है कि b है, समांतर हम इसी को कहेंगे ना, इसी को समांतर बोलेंगे। यदि a है और इसकी b है, और इसकी यहाँ पे जो बीच की दूरी है, इसी को हम दूरी बोलेंगे, बीच की h अगर हम ले लें, तो इस कंडीशन में इसका जो क्षेत्रफल बनेगा, ऐसी कंडीशन में जो होगा, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजाएं हमारी कौन सी थी, तो हम कह सकते हैं हमारी समांतर भुजा A और B थी, यानी कि A प्लस B, और उनके बीच की दूरी कितनी थी, h। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये h है, कि इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उसकी बीच की दूरी h हो जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसकी दूरी लंबाई a है, इसकी b है, तो ये जरूरी नहीं कि दोनों तरफ इस तरीके से झुका हो, ऐसे भी कहीं कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी अगर हम दूरी दे देते हैं, तो यहाँ भी वही चीज है कि 1/2 a प्लस b और इनके बीच की दूरी h हो जाएगा। सही है। कहीं कहीं जो है कि इस तरीके से भी दे दिया जाता है समांतर, कि यहाँ से कोई ऊंचाई दे दे इस तरीके से, देखिएगा। लेकिन चलिए खैर ठीक है, इतना पे ही समझिए इसको। समांतर चतुर्भुज, इस समलंब चतुर्भुज की कुछ इस तरीके से कहानी हो जाएगी। इसके बाद से चतुर्भुज के बाद से जो है कि एक आकृति हमारे पास और जो बच रही है, अगली आकृति देखिएगा। हमने आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, वृत्त पढ़ लिया, चतुर्भुज इस वीडियो में हमने देख लिया। हम अगले आकृति की तरफ चलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज में जो है कि हमको कौन कौन सी आकृति पढ़नी है, त्रिभुज में हमको कौन कौन सी आकृति पढ़नी है।
कौन कौन से मतलब त्रिभुज पढ़ने हैं, आकृति नहीं बल्कि त्रिभुज बोले। त्रिभुज देखिए, इसमें नॉर्मली जो है कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी की तरफ अगर चले तो कई तरीके से त्रिभुज को बांटा गया है। कोणों के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है, लेकिन हम अर्थमेटिक्स में हैं तो हमको 4 त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है। नाम में कौन कौन से त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, कोणों के आधार पे जो एक त्रिभुज है समकोण, हमको उसको पढ़ना है। और भुजाओं के आधार पे 3 त्रिभुजों को हमको पढ़ना है। कोणों के आधार पे जो भी त्रिभुज बटे हैं उसमें से हमको एक त्रिभुज यहाँ पे पढ़ना है, समकोण त्रिभुज, और बाकी 3 त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। 3 त्रिभुज कौन कौन से होंगे? समबाहु त्रिभुज। एक एक के बारे में समझेंगे हम, कैसे यहाँ पे सूत्र बनते हैं, कैसे जो है कि समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक त्रिभुज जो है कि और होगा, और जिसको हम नाम देंगे भुजाओं के आधार पर यदि देखा जाए तो एक त्रिभुज और बनता है जिसको हम कह रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके की आकृति होगी। समकोण त्रिभुज की कुछ आकृति इस तरीके से होगी कि इसका कोई आधार होगा, जिसको हम आधार अगर मान लेते हैं, अगर इसकी आधार को हम यदि बी मान लें, बेस, और इसकी जो यहां से यहां तक की दूरी दिख रही है इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज है तो एक समकोण बनेगा, अर्थात 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा होगा, और इसको हम सी मान लेते हैं। इसको जो हम बोलेंगे, इसको जो बोलेंगे हम इसको विकर्ण बोल रहे होंगे, और जो बी है ये हमारा आधार है, और ए जो है कि ऊंचाई है। समझ पा रहे हैं? समकोण त्रिभुज है। देखिए, हम समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। कोई आधार होगा जिसको हम बी मान लें, इसकी ऊंचाई कुछ होगी, और ऊंचाई से जो है कि इस आधार वाले इसको मिला देते हैं, ये एक ऊंचाई होगी, या हम इसको बोलते हैं विकर्ण। इस तरीके के कुछ समकोण त्रिभुज होंगे। समबाहु त्रिभुज, देखिए शब्द से ही दिख रहा है, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी समान भुजा वाला कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, यानी इसकी सभी भुजाएं जो है कि वो बराबर होंगी। सभी भुजा का मतलब तीन ही भुजा, तीनों भुजाएं जो होंगी इसकी क्या होंगी? बराबर होंगी। इसकी तीनों भुजाएं जो है कि क्या होंगी? बराबर होती है, यहाँ पे होंगी। देखिए, हम इस तरीके से समबाहु त्रिभुज ले लें। देखिए, कुछ इस तरीके से होगा। तीनों भुजाएं जो है कि इसकी क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए ही होगा, और ये भुजा ए ही होगा। ये समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके से होगा कि कोई भी दो भुजा यदि जो है कि बराबर होगा, कोई दो भुजा जो है कि बराबर है तो हम उसको कह सकते हैं समद्विबाहु। शब्द से ही समझ में आ रहा है, सम समान द्विबाहु मतलब दो बाहु, दो भुजा। देखिए, यहाँ पे ये और ये भुजा जो है कि बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके से होगा जिसकी सभी भुजाएं जो है कि समान होगी, सभी भुजाएं जो है कि समान होगी, मतलब इस तरीके से कोई आकृति होगा। इसकी कुछ माप अलग है, इसकी माप अलग है, इसका माप अलग है, ये है तो ये बी है तो ये सी है। सभी भुजाएं जो है कि अलग होगा। विषम बाहु, शब्दों से ही दिख रहा है, विषम का मतलब भिन्न और बाहु का मतलब भुजा, भिन्न भुजा, भिन्न भिन्न भुजा, भिन्न भिन्न माप की भुजा वाला कोई त्रिभुज। इस तरीके से आप इन चारों त्रिभुजों से परिचित हो। हम एक एक त्रिभुज को थोड़ा सा और चर्चा कर देते हैं कि इसके जो है कि किस तरीके से क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है इसमें, और किसी भी त्रिभुज में यदि कोई भी त्रिभुज है और यदि आप उसका क्षेत्रफल जानना चाहते हैं तो आपको दो चीज मुख्य रूप से जरूरत होती है, आधार और ऊंचाई, और इसी में बटे दो कर देते हैं। आधार गुणे ऊंचाई और बटे दो, और ये दो करते क्यों? अगर हम इसको भी समझना चाहें तो देखिए, समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई हम इस तरीके से एक आकृति ले ले, जैसे कि अभी हम जो आकृति पढ़ चुके हैं आयत, और यदि हम आयत पे इस तरीके से हम बना देते हैं कोई त्रिभुज, यहाँ से इसके बेस पे, इसके आधार पे, इसके लंबाई पे,
नॉर्मली हम आयत में पढ़ रहे होते थे लंबाई और चौड़ाई बी और क्षेत्रफल बताते थे कि एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ भी हम जो आधार बोले हैं ना, ये इसका लंबाई है और ऊंचाई, लेकिन हम बटे 2 कर रहे हैं। एक चीज यहाँ एक्स्ट्रा जो है बटे 2, वो 2 क्यों जोड़ रहा है समझिए जरा। अगर हम यहाँ से इसको ऐसे पार्ट कर देते हैं, देखिए कितने पार्ट में बट गया है पूरा, जो है कि ये आयत कितने पार्ट में बट गया, 1 2 3 4 पार्ट में बट गया। इस 4 में से हम कितने का, त्रिभुज में हमको कितने से मतलब रह रहा है, 4 में से 2 से, 2 का मतलब रह रहा है 4 में से, तो ये कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। हम सीधे शब्दों में कर लें कि एक कोई भी अगर ये आयत या वर्ग वाली आकृति ले और उसके बेस पे, उसके आधार पे सामने वाली भुजा से टच कराते हुए कोई त्रिभुज बना रहे हैं, तो उस आकृति का वो आधा हो जाता है। इसको हम यहाँ से समझ चुके हैं। तो इसलिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो है कि यहाँ पे क्षेत्रफल होता है। क्लियर है, ये बेसिक था। तो हम एक एक जो है कि एक एक हम आकृति को जरा समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से हम यहाँ पे हमने, अच्छा हाँ, एक चीज और हम यहाँ से समझे, हम यहाँ पे बताएं कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आधार गुणे हम ऊंचाई करके उसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। समस्या हमारे पास ये होती है कि सभी त्रिभुजों में हमको यहाँ से ऊंचाई नहीं पता चल पाता। जैसे विषम बाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी सी है, लेकिन हमको यहाँ से इसकी ऊंचाई नहीं पता चल पा रही। ऊंचाई न पता होने की वजह से जो कि हमको कोई अन्य सूत्र की जरूरत पड़ती है, हेरान फार्मूले की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर हमको यहाँ से किसी भी भुजा से अगर इसकी ऊंचाई पता चल जाए, यहाँ पे 90 डिग्री तक हो, तो हम इसका चाहें तो बिना किसी सूत्र लगाए जो है कि आधार गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा सूत्र के लगाए हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। सही है, हम आगे देखेंगे उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमको हेरान फार्मूले की। हम पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज। हम पहला त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, अभी अभी हम बतलाए हैं कि कोण जो है कि 90 डिग्री का यहाँ पे बनेगा तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज देखिए होगा क्या कि समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए इसकी कोई भुजा ले लें, ये 5 ले लेते हैं, ये 4 ले लें, ये 3 ले लें। इसमें भी देखिए ध्यान देने वाली बात है, कभी भी इसका आधार और आधार का वर्ग और इसके ऊंचाई का वर्ग का योग किया जाएगा तो इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी समकोण त्रिभुज बनेगा। ऐसा नहीं कि हम इसके वर्ग और इसके वर्ग को लेके जोड़ रहे हैं और यहाँ वाले वर्ग से कम हो गया तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। देखिए कैसे, हम कह रहे हैं कि आधार का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग यदि करें तो निश्चित रूप से 5 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यदि हो रहा है तभी ये समकोण त्रिभुज बनेगा, अन्यथा समकोण त्रिभुज बन ही नहीं सकता। जैसे 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16 और यहाँ 5 के करे तो 25। देखिए 16 और 9 को जोड़ रहे हैं तो 25 हो गया और यहाँ भी 25 हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ 25 हो रहा है, बराबर हो रहा है, तभी ये समकोण बन सकता है, अन्यथा समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन ही नहीं सकता है। एक चीज हम समझ गए। दूसरी चीज हमको ये समझना है कि कोई समकोण त्रिभुज जो होगा, कोई समकोण त्रिभुज जो होगा, हो सकता है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो जाए। कोई समकोण त्रिभुज जो है कि समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए 4 हो और ये 4 हो, तो यहाँ पे कोई बनाया जा सकता है। यहाँ पे हम कहेंगे कि 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग रूट में होगा। क्यों रूट में होगा? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। इसका मतलब हम एक चीज सीखे यहाँ पे कि समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज समकोण हो सकता है। या हम बल्कि इसको ऐसे कहें तो और बेहतर होगा, हम इसको ऐसे कहें तो सही जाएगा कि समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। बिल्कुल, समकोण त्रिभुज जो है कि समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। अच्छा, समकोण त्रिभुज और कैसा त्रिभुज हो सकता है? विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम विषम बाहु त्रिभुज में यही तो पढ़ गए हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। अभी जैसे हम बेसिक सीखे हैं तो देखिए ये तीनों भुजा अलग अलग है कि नहीं, 4 है, 3 है, 5 है।
इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जो है, सॉरी, समकोण त्रिभुज भी जो है एक विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकता है या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज जो है विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। अच्छा, हमको एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, अगर हम कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज जो है विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है, तो क्या कोई विषम बाहु त्रिभुज जो है कि क्या ये अनिवार्य है कि कोई विषम बाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? फटाक से कमेंट करिए और हमको बताइए कि क्या विषम बाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि विषम बाहु त्रिभुज जो है कि प्रत्येक विषम बाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन प्रत्येक जो है कि समकोण त्रिभुज, अगर हम दो भुजाओं वाला अगर इसको छोड़ दिया जाए इस वाली चीज को, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम या अधिकतम समकोण त्रिभुज जो है कि विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज हो ये जरूरी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? समकोण त्रिभुज के लिए हम यहाँ पे क्षेत्रफल की यदि बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो हम कहेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यदि हम इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यहाँ पे हम ले सकते हैं a गुणे b। सही है। परिमाप की यदि हम बात करते हैं, परिमाप में हम एक ही कॉन्सेप्ट जो सीख चुके हैं कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का यहाँ पे योग होगा, यहाँ पे इसका परिमाप। सपोज में एक चीज हमको और ध्यान देना है, यहाँ पे हम यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, यहाँ पे अगर इसकी भुजा जो है कि a है ये और ये b है और ये c होगा, तो इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है c का वर्ग जो होगा a के वर्ग प्लस b के वर्ग के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं कि विकर्ण का योग जो होगा, वर्गों का वर्ग का योग जो होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा, ये बराबर होगा। चलिए इसके बाद से हम चलते हैं जरा अगले त्रिभुज की तरफ और हम ले लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बाद से समद्विबाहु लेते हैं, उसके बाद से हम समकोण को बताएंगे, समबाहु को। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु अभी हम सीखे हैं कि कोई दो भुजा यदि बराबर है तो हम उसको समद्विबाहु कह सकते हैं। दो भुजा जो है कि कोई दो भुजा बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे यहाँ पे a है तो ये भी जो है कि a होगा। सही है। इसकी कुछ नीचे की कुछ आधार होंगे और यहाँ से इसके बीच की दूरी होगी जहाँ 90 डिग्री बनना होगा। यदि हम उसको h लेते हैं तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल बनेगा वो 1/2 आधार b है हमारा और ऊंचाई h है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली बता सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, अगर हम यहाँ पे परिमाप पूछे होते तो आप बतलाते 2a। क्यों? क्योंकि एक a और ये a और प्लस यहाँ पे b। सूत्र बिल्कुल नहीं रटना है, 2a प्लस b जो है कि हमको रटना नहीं है, बल्कि हमको कॉन्सेप्ट से चीजों को लेके चलनी है कि सभी भुजाओं का योग जो होगा यहाँ से इसके क्षेत्रफल को निकालने का, परिमाप के निकालने का तरीका होगा यहाँ से। सही है। क्षेत्रफल और परिमाप इन सभी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन भी कराने हैं, हमको बेसिकली अभी केवल समझना है कैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक, उसके बाद हम लेके आते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज सबसे दिख रहा है कि कोई ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होगा। इस तरीके की कोई आकृति होगी जिसकी सभी भुजाएं अलग होगी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। 90 डिग्री का कोण कहीं नहीं बनेगा। सही है। विषम बाहु त्रिभुज है, बन भी सकता है। जो वाली कंडीशन अगर लागू होता है कि किन्हीं दो भुजा के वर्ग का अगर योग कर दिया जाए, अगर इन विषम बाहु त्रिभुज, कोई विषम बाहु त्रिभुज है और यदि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, हम क्या कह रहे हैं, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, नोट कर सकते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के
तीसरी भुजा के वर्ग, वो रहना चाहिए, वर्ग के बराबर होता है तो कैसा त्रिभुज होगा? तो त्रिभुज समकोण होगा। याद रहेगा, हम कह रहे हैं कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो विषमबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बिल्कुल ही जैसे हम एक त्रिभुज ले रहे थे ना, जहाँ पे 3, 4 और 5 हो रहा था, और 3 का वर्ग 4 का वर्ग किए तो 3 का 9, 4 का वर्ग 16 और ये हो गया था 25, जो कि तीसरी भुजा 5 के वर्ग के बराबर हो रहा था। इसका मतलब वो जो समकोण त्रिभुज है वो विषमबाहु त्रिभुज जो है कि समकोण त्रिभुज जो है कि बन पा रहा था। और समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो हमारा तरीका होगा, इस तरीके से होगा कि कोई विषमबाहु त्रिभुज जो भी है यहाँ पे, इसकी भुजा हम यदि ए बी सी लिए हैं तो हमको यहाँ पे हेरान फार्मूले की जरूरत होती है। हमको सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। और अर्ध परिमाप निकालने का भी तरीका आपको पता है। अर्ध परिमाप, क्योंकि पूरा जब परिमाप निकालना होता था वैसी कंडीशन में सभी भुजाओं का आप योग करते थे, प्लस बी प्लस सी करते कि नहीं। अगर हम परिमाप की बात करें तो आप बतलाएंगे यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे परिमाप की यदि बात कर दें, परिमाप की यदि हम बात करें तो वैसे कंडीशन में आप बता रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी सभी भुजाओं के योग। और अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो आप कह देंगे कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2। हम इसी को जो है कि s से जो है कि दिखाएंगे। s का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर s, तो s बराबर है यहाँ पे बताएंगे a प्लस बी प्लस सी, और यहीं पे जो है कि हेरान फार्मूला यहाँ पे लागू होगा। और यहाँ पे जो इसके क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा s ब्रैकेट में s इन s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी यहाँ पे होगा। सही है। क्षेत्रफल हमको जहां कहीं भी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी तो हम s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से जो है कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जहां पे s क्या है तो इसका अर्ध परिमाप है। s जो क्या था यहाँ पे अर्ध परिमाप है। सही है, अर्ध परिमाप यहाँ पे लिखे भी होंगे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने से पहले सुविधा के लिए हम एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इनमें से किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा हो। अगर ऐसा कहीं भी हो रहा होता तो हम जो है कि नॉर्मली 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं। अन्यथा हमारे पास हैरान फार्मूला है एस रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस हम बता रहे हैं कि अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। सही है। इसके बाद से अगला जो हमारा जो त्रिभुज है वो होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज शब्द से ही कुछ लग रहा है, बराबर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इस तरीके की कोई आकृति होगी जिसकी सभी भुजाएं जो है कि क्या होंगी, समान होंगी। समान दिख रही है ना सही भुजाएं? नहीं दिख रही है तो ले लेते हैं त्रिभुज। सही है, अब दिख रही होगी। सभी भुजाएं यहाँ पे बराबर होगी। यदि ये a है तो ये भी a होगा और ये भी होगा। हम यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, लेकिन क्षेत्रफल को जानने से पहले हमको एक चीज हमको सीखना होगा, जो हम बेसिक चीजें सीखे हैं कि कहीं भी अगर त्रिभुज है तो हमको उसके आधार गुणे ऊंचाई से करके 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बिल्कुल ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या वही चीज होगी? हाँ, तो यहाँ भी वही चीज होगी। हमको इसकी जरूरत क्या है कि हम यहाँ से लगाए, हम नॉर्मली सीधे सीधे सूत्र ही बता देते हैं कि √3/4 a स्क्वायर, ये बता दें। लेकिन हमको ये चीज समझने से पहले हमको थोड़ा सा ये चीज समझना जरूरी है कि ये √3/4 a स्क्वायर हुआ क्यों, जरूरी क्यों है इसके लिए? क्योंकि हमको आगे के जो आकृति पढ़ेंगे हमें इसकी आगे जरूरत है कि ये √3/4 हमारे पास आया कहाँ से है, ये हमको जानना जरूरी है। और इसको जानने के लिए थोड़ा हमको यहाँ समझना भी जरूरी है। तो देखिए हम यहाँ इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी जो होगा हमारा
अगर इस त्रिभुज में हमको ऊंचाई पता चल जाता तो हम तुरंत कहते कि 1/2 आधार यहाँ पे a है और ऊंचाई यहाँ पे h हो जाता और हम इसका क्षेत्रफल बता देते, हमको इस सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। समस्या हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमको यहाँ पे ऊंचाई मिल नहीं रहा है ताकि हम ये बता पाए। हम इसको एक काम कर सकते हैं कि जहां से ये हम खींचेंगे यहाँ पे ना, इसके शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पे अगर हम खींच दें तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और पूरा जो है कि ये त्रिभुज जो है कि दो पार्ट में बटेगा। हमको यहाँ से ऊंचाई जानना है। अगर हम इसको काट के निकाले इस त्रिभुज को तो इस तरीके की कुछ आकृति मिलेगी। देखिएगा ये वाली है, अगर ये ए इसको मान ले तो ये भी ए ही है क्योंकि हम एक हिस्से को निकाले। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण था, ये पूरा यदि ए था तो अगर हम इतने की बात करें तो आप कहेंगे ये a/2 होगा। चलिए हम a/2 रखते हैं। घबराइएगा मत, सूत्र ये है यहाँ पे, लेकिन हमको आगे की चीजों को समझना है। जब हम 3D की तरफ बढ़ेंगे ना तो हमको यहाँ से जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एक आकृति बताने वाले हैं षष्ठभुज, वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है, समझिएगा। हम इसकी ऊंचाई को a बना लेते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से पूछ ले कि इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण बता सकते हैं कि नहीं? अगर ये h है, यदि ये h है, इसका विकर्ण a है, क्यों? यही तो a है, कुछ अलग नहीं लिए हम, यही चीज को काट के निकाले थे यहाँ से और ये इसका a है। हमको जानना क्या है? h। कहानी यहाँ पे h पे फिरी हुई है, ये तो पहले से पता है, यही h हमको जानना है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण पर का वर्ग जो होगा यानी a² जो होगा ये बराबर होगा किसके? आधार के वर्ग के और ऊंचाई के वर्ग के, यानी आधार का वर्ग a/2 का वर्ग और h का वर्ग, ये दोनों क्या है? इनका वर्ग का योग इस a² के बराबर होना चाहिए। हमारा पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको और आगे की तरफ लेके चलें तो हम कह सकते हैं कि a² बटे 4, 2 का वर्ग कर दिए और प्लस यहाँ पे h², सही है। और ये यहाँ पे a² चल ही रहा था, तब हम कह सकते हैं कि h² बराबर हम a² को हम इधर लेके पक्षांतर कर लेते हैं तो ये बनेगा a² माइनस a² बटे 4, सही है ना। हम इसको जो है कि हम इस साइड लेके पक्षांतर किए, हम h को इस साइड दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये हो जाएगा कि 4a² में से यदि हम a² घटा ले तो बन जाएगा ये 3a², क्यों? और बटे 4, तब हम h बराबर बता रहे होंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर है, आगे इधर रूट बनेगा तो बन जाएगा कि 3a² बटे 4। हमको यहाँ से एक चीज सीखना है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और आगे के चीजों के लिए हमको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। क्या है? तो है यहाँ पे कि अब हम इसका निकालते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा बाहर आएगा, जो नहीं निकलेगा वो अंदर ही रह जाएगा। a का निकल गया, a² का a बन गया, 4 का 2 है कि 2 निकल गया, बचा क्या फिर? √3 बच गया, √3 बच गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि h बराबर √3/2a। ये याद रखने वाली चीज है कि √3/2a यहाँ पे बनेगा। तब हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारा क्या था? a था और ऊंचाई हमको पता चल गया √3/2a, सही है। अब यदि हम इसको लेंगे तो ऊपर का ऊपर हुआ, नीचे का नीचे हुआ, तो √3 हो जाएगा, नीचे 2 गुणे 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे a गुणे a यानी कि a² बनेगा। और इसी को लेके हम रट्टा मारते हैं, √3/4a², ठीक है, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको इसकी जरूरत पड़ेगी आगे की क्वेश्चनों के लिए, तो हम यहाँ पे नॉर्मली बता सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल √3/4a², सही है। अच्छा, इसके अगर हम परिमाप की बात करें, तो परिमाप में तो आप कॉन्सेप्ट सीख ही चुके हैं। वीडियो को देखिए, आप एक बार दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, जहाँ भी कहीं से समस्या अगर आ रही होगी तो या कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बताइएगा, जरूर हम उसको अगली वीडियो में उसको क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। परिमाप बराबर हो जाएगा a + a + a, या हम इसको बोलते हैं 3a, सही है। बस इतना ही था त्रिभुज। देखिए अब हम कौन कौन से आकृति पढ़ चुके हैं।
हम आयत पढ़ चुके, वर्ग पढ़ चुके, वृत्त के बारे में समझ चुके, चतुर्भुज पढ़ चुके, त्रिभुज भी जो है कि खत्म हुआ। एक आकृति हमारे पास बच गया षष्ठभुज। चलिए इसको भी कंफर्म कर लेते हैं कि षष्ठभुज क्या होता है, और षष्ठभुज के बाद से जो है कि हमारा यहाँ पे बेसिक बन जाएगा एक समझ कि हाँ ये 2D आकृति में कैसे क्या हो रहा है। क्वेश्चन सब पे कराने वाले हैं, बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। षष्ठभुज नाम से ही दिख रहा है कि षष्ठ भुजा वाला कोई आकृति है। षष्ठ भुजा वाला 6 भुजाओं वाली कोई आकृति यहाँ पे हमको मिलने वाली है, और इसको कहेंगे हम षष्ठभुज। देखिए षष्ठभुज क्या होता है, कोई ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं हैं, तो इस तरीके की कोई आकृति होगी। दरअसल में होता क्या है कि षष्ठभुज जो होता है ना, इसकी 6 भुजाएं बराबर होंगी। सम षष्ठभुज इसको बल्कि हम बोले सही शुद्ध रूप से तो सम षष्ठभुज, समान 6 भुजाओं वाली कोई आकृति। सही है। ये किसी एक, अगर हम इस तरीके से इसके सेंटर से खींच देते हैं ना, तो एक त्रिभुज दिखेगा, और ये जो त्रिभुज होता है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक समबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ से दो चीज यहाँ पे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, क्षेत्रफल, और यहाँ पे एक पूछ लिया जाता है परिमाप। और हम यदि समबाहु त्रिभुज समझ चुके हैं, यदि हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज समझ चुके हैं, तो फिर हमारे लिए समषष्ठभुज भी जो है कि बिल्कुल ही आसान है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, परिमाप। क्षेत्रफल में हमको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, क्योंकि हमको पता चल गया कि 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनी आकृति क्या है। हम कहेंगे 6 समबाहु त्रिभुज से बनी आकृति दिख रही है। 6 समबाहु त्रिभुज, एक ये दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका मतलब अगर हमको एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए, या हम एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, जैसे हम यहाँ लिखे हैं ना, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कि क्या निकल गया था, √3/4 a स्क्वायर। और इसी में यदि हम 6 से गुणा कर लेते हैं तो क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, √3/4 a स्क्वायर और गुणे 6। आप ऐसे ही रटने का प्रयास भी करिएगा, बिल्कुल आप घटाने का मत सोचिएगा कि 2 से घटा दे 2 ये 3, फिर आप ये रटने वाली चीज बन जाएगी। याद रखने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्या करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर और गुणे 6 कर दीजिए, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होने वाली है। सही है। परिमाप के लिए जो है कि ये भी, अगर इसकी भुजा a मान ले तो ये a, ये a और ये जो है कि a हो जाएगा। सही है। हम यहाँ से परिमाप बता सकते हैं, तो परिमाप क्या होगा, 6a हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 6। बस काम खत्म, यहाँ पे कहानी खत्म। इतना ही जो है कि इस 2D आकृति में इतने ही आकृति थे। हम 6 आकृति के बारे में जो है कि हमने पढ़ लिया, आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज और षष्ठभुज। समषष्ठभुज इसको हम लिख ले तो और ज्यादा सही रहता, समषष्ठभुज। सही है। हम 6 आकृतियों को पढ़े हैं, और 6 को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि ये आकृति वाकई में हो क्या रही है, किस तरीके से होती है, आकृति कैसी होती है, इसके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके जो है कि परिमाप कैसे निकालते हैं। सही है। अच्छा, ये जितने भी आकृति बतलाए हैं ना, इन सभी पे जो है कि रास्ते से रिलेटेड क्वेश्चन बने। जैसे समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज पे भी जो है कि रास्ते का क्षेत्रफल हम जो है कि बना सकते हैं, रास्ता जो है कि बनाया जा सकते हैं, और वहां से क्वेश्चन पूछ ले। जैसे ये समषष्ठभुज था, हम यहाँ से बाहर बाहर रास्ता बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। देखिए यहाँ पे भी निकाला जा सकता है कि बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटे आकृति का क्षेत्रफल, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट है, और फिर हमारा आंसर जो है कि निकल के आने लग रहा है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हम इन 2D आकृतियों में 6 आकृतियों के बारे में एक बेसिक चीजों को हम लेके समझे। हमने क्वेश्चन कोई नहीं कराया अभी तक केवल जो है कि हम इसको समझे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से समझे होंगे, बेहतर तरीके से समझे होंगे। अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।